आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम शिक्षण कौशल के अंतर्गत देखेंगे भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि हंटर कमीशन। और यह भारतीय शिक्षा आयोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से लिया गया है, क्योंकि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा टॉपिक दिया गया है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। आज के वीडियो में भारतीय शिक्षा आयोग, वर्धा योजना और गोखले बिल को कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने पार्ट 1 में, जो कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, उसमें मैकाले का विवरण पत्र, वुड का घोषणा पत्र और हरटॉग समिति को कवर किया था, तो इसलिए आप उस वीडियो को देख लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं या जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या जिनसे परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग कब आया। तो ये 3 जनवरी 1882 को आया और भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष विलियम हंटर थे, और विलियम हंटर के ही नाम पर इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। तो क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो विलियम हंटर थे। और भारतीय शिक्षा आयोग में 20 सदस्य थे टोटल, जिसमें से 7 भारतीय थे। क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय शिक्षा आयोग में कितने भारतीय मेंबर थे, तो 7 भारतीय मेंबर थे और 13 अंग्रेज मेंबर थे। उसके बाद प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे कि इस आयोग द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह दस्तावेज 770 पृष्ठों का था। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय शिक्षा आयोग का दस्तावेज कितने पृष्ठों का था, तो ये 770 पृष्ठों का था। इसके अंतर्गत कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों और उच्च शिक्षा का दायित्व निजी संस्थानों को दें। यह इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि भारतीय शिक्षा आयोग में प्राथमिक शिक्षा का दायित्व किसे दिया गया, तो प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों को दिया गया, क्योंकि इस आयोग द्वारा कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा का जो देखभाल है, यानी कि उसका जो क्रियान्वयन है, वो सही से स्थानीय निकाय ही कर सकते हैं। इसलिए प्राथमिक शिक्षा का जो भार है वो स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सके। और उच्च शिक्षा का दायित्व निजी संस्थानों को दे दिया जाए, और जो उच्च शिक्षा है उसकी व्यवस्था निजी संस्थानों को दे दी जाए, क्योंकि निजी संस्थान इसको और अधिक मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई जब करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था और अधिक बेहतर होगी। इसलिए उच्च शिक्षा को निजी संस्थानों को सौंप दिया जाए, इसका कार्यभार निजी संस्थान देखें। और जो प्राथमिक शिक्षा है उसका जो कार्यभार है वो स्थानीय निकाय देखें, और इसका जो वहन है वो भी स्थानीय निकाय ही प्राथमिक शिक्षा का वहन करें, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा पे जो भी खर्चा हो वो स्थानीय निकाय ही उसका वहन करें। ये बात इस आयोग द्वारा कही गई, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए नॉर्मल स्कूल बढ़ाए जाएं। तो क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग ने क्या बताया, तो नॉर्मल स्कूलों की संख्या और अधिक बढ़ाई जाए, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके और अधिक बेहतर बनाया जा सके। इसके बाद देखेंगे कि बालिका शिक्षा के लिए अलग स्कूल हों और निःशुल्क शिक्षा। इस योजना में कहा गया कि बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल हों और उनके लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो। मुसलमानों के लिए अलग स्कूल हों। इस योजना में बताया गया कि मुसलमानों के लिए अलग स्कूल हों और अलग शिक्षण व्यवस्था हो, क्योंकि अंग्रेज़ों का एक मुख्य उद्देश्य था कि फूट डालो और राज्य करो। इसीलिए वो भारत में फूट डालना चाहते थे, इसलिए उनकी कोई भी योजना आती थी तो वो कोई भी योजना हो उसमें कुछ ना कुछ वो ऐसा ज़रूर रखते थे जिससे कि फूट पड़े, यानी कि वो हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना चाहते थे, जिससे उनमें आपस में फूट पड़ेगी और वे राज्य करेंगे। तो उनका मुख्य उद्देश्य था फूट डालो राज्य करो, इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था की। उसके बाद देखेंगे माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग थे। तो क्वेश्चन भी बनेगा कि भारतीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के कितने भाग बताए थे, तो 2 भाग बताए थे। नंबर 1 साहित्यिक और व्यावसायिक।
तो भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया कि माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो 2 टाइप से होगा, यानी कि साहित्यिक, जिसमें साहित्य भी होगा, अपने कल्चर से जुड़ेंगे कि उनके साहित्य में क्या है, और व्यावसायिक यानी कि व्यवसाय से भी जुड़ा होगा, यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम होगा। और जब व्यावसायिक पाठ्यक्रम होगा तो वो व्यवसाय के बारे में जानेंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर बनेंगे और स्वावलंबी भी बनेंगे। उसके बाद देखेंगे कि स्थानीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा का भार वहन करें, जिसके लिए कर लगाएं। तो क्वेश्चन बनेगा कि प्राथमिक शिक्षा का भार वहन करने के लिए स्थानीय सरकारों को क्या छूट दी गई थी? तो कर लगाने की छूट दी गई थी, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा का जो भार वहन करें, इसके लिए वो जनता पे कर लगाएं, जिससे वो प्राथमिक शिक्षा का देखभाल कर सकें। तो ये आप याद रखेंगे कि स्थानीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा का भार वहन करने के लिए कर लगाएं। ये बात भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा कही गई। तो भारतीय शिक्षा आयोग से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे गोखले बिल कि गोखले बिल कब आया और गोखले बिल किसने प्रस्तुत किया। तो गोखले बिल 1911 में आया था और ये केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया था, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में यह बिल प्रस्तुत किया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, लेकिन दुर्भाग्यवशपूर्ण यह बिल पास नहीं हो पाया था। लेकिन इस बिल में क्या क्या बातें कही गई थी वो हम चर्चा करेंगे कि नंबर 1, 6 से 10 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग से विभाग हो। तो गोखले बिल में यह कहा गया कि 6 से 10 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो और प्राथमिक शिक्षा के लिए एक अलग से विभाग हो, क्योंकि उस टाइम पे प्राथमिक, जूनियर और हाई लेवल सभी का एक ही विभाग था। इसलिए गोखले द्वारा ये बात कही गई कि प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग से विभाग बनाया जाए। जब अलग से विभाग होगा तो प्राथमिक शिक्षा की और अधिक देखभाल की जा सकेगी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है। नंबर 2, प्राथमिक शिक्षा का खर्च स्थानीय निकायों एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा 1:2 के अनुपात में वहन हो। ये पूछा भी जा चुका है कि गोखले बिल द्वारा जो गोखले का प्रस्ताव आया था उसमें प्राथमिक शिक्षा के खर्च के लिए स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकारों द्वारा अनुपात क्या था, यानी कि उनका जो वहन का अनुपात क्या था। तो ये 1:2 था, यानी कि 1:2 के अनुपात में स्थानीय और प्रांतीय सरकारें इसका वहन करें। ये बात इस बिल में कही गई थी। लेकिन यह विधेयक 13 मतों के मुकाबले 38 मतों से हार गया। और लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में जब इसकी वोटिंग हुई इस बिल के लिए तो इसके पक्ष में केवल 13 मत पड़े और विपक्ष में 38 मत पड़े। इसलिए ये बिल हार गया, क्योंकि उस टाइम पे केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य कम थे और जो भी सदस्य थे भी उनमें एकता नहीं थी। इसलिए यह विधेयक 13 मतों के मुकाबले 38 मतों से हार गया। एक बार ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि गोखले बिल 13 मतों के मुकाबले कितने मतों से हार गया था। तो ये 38 मतों से हार गया था, यानी कि 13 मत इसके फेवर में पड़े थे और 38 मत इसके विरोध में पड़े थे। इसके बाद वर्धा योजना को देखेंगे। गोखले बिल से जो भी इम्पोर्टेंट था वो हमने कवर कर लिया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन गोखले बिल से नहीं आएगा। वर्धा योजना देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये। वर्धा योजना गांधी जी की योजना है और इस योजना के कुछ तथ्य यानी कि कुछ बातें आज भी भारत सरकार क्रियान्वयन कर रही है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्धा योजना कब गठित हुई या वर्धा योजना की कब घोषणा हुई। तो ये 22 से 23 अक्टूबर 1937 को इसकी घोषणा हुई। और ये किसके द्वारा गठित की गई या इसकी घोषणा किसने की? तो ये महात्मा गांधी द्वारा गठित की गई। तो क्वेश्चन भी बनता है कि वर्धा योजना किसके द्वारा गठित की गई? तो ये महात्मा गांधी द्वारा गठित की गई। तो वर्धा योजना में ये जो महत्वपूर्ण बिंदु कहे गए ये इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देखेंगे कि वर्धा योजना में बताया गया कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। तो वर्धा योजना में गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का जो माध्यम हो वो मदर टंग में हो, यानी कि मातृभाषा में हो। नंबर 2, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हो। गांधी जी ने वर्धा योजना में कहा कि 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जाए और ये 7 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था आज भी क्रियान्वयन है, यानी कि भारत सरकार ने गांधी जी के इस विचार को आज भी चलाए रखा है। आज भी 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था है।
उसके बाद शिक्षा हस्तकला पर आधारित हो। गांधी जी ने कहा शिक्षा हस्तकला पर आधारित हो, क्योंकि जब हस्तकला पर आधारित होगा तो बच्चे हाथों से बनाना सीखेंगे, यानी कि वो व्यवसाय से जुड़ेंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर होंगे और स्वावलंबी भी बनेंगे। उसके बाद इस योजना को बेसिक शिक्षा प्रणाली तथा बुनियादी तालीम के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि वर्धा योजना को और किस नाम से जानते हैं? तो ये बेसिक शिक्षा प्रणाली और बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसकी रूपरेखा जाकिर हुसैन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि वर्धा योजना की रूपरेखा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यह जाकिर हुसैन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई। और इस शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्वावलंबन। तो क्वेश्चन बनेगा कि वर्धा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी ने वर्धा योजना इसलिए चलाई थी, और वर्धा योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारतीयों को स्वावलंबन बनाना, यानी कि स्वावलंबी बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। तो वर्धा योजना से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने कवर कर लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें, क्योंकि सिर्फ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पे ही डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।